स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 के न्यू टॉपिक के बारे में, जिसमें हम परमाणु मॉडल के सिद्धांत पे आए थे। तो आप परमाणु मॉडल के सिद्धांत में क्या क्या पढ़ चुके हो? सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या कि डाल्टन ने परमाणु की संरचना के बारे में क्या बताया और उनकी सिद्धांत में क्या क्या कमी आ गई थी। फिर रदरफोर्ड ने क्या परमाणु की संरचनाओं को बताया, किस तरीके से उन्होंने परमाणु के सभी कणों के बारे में बताया कि किन 3 कणों से मिलकर परमाणु का निर्माण होता है। उसके बाद उनके भी सिद्धांतों में कुछ कमियां आ गई थी, जिनको हम अध्ययन कर चुके हैं। और इसके साथ साथ हम तरंग दैर्ध्य और फोटोनों के बारे में भी जान चुके हैं। आज हमको जानना है कि बोर के परमाणु मॉडल क्या कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बोर के परमाणु मॉडल। बोर के परमाणु मॉडल की बात करें तो 1913 में नील बोर नाम के साइंटिस्ट थे, जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल का एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल का एक कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने। उस थ्योरी के हिसाब से, उस सिद्धांत के हिसाब से उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु की संरचना होती है, जो रदरफोर्ड ने बताया हुआ था, उनके ही नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि जो परमाणु संरचना है, उनके नाभिक होते हैं वो धन आवेशित होते हैं और चारों तरफ एक कक्षक पाई जाती है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों का मतलब व्यवस्थाकरण होता है। और इलेक्ट्रॉन जहाँ पाए जाते हैं वो कक्षा कहलाती है, और ये चारों सर्कल जो कहला रही है वो कक्षा। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया था, जब स्वर्ण के पत्र पे उन्होंने अल्फा किरण की क्या की थी, बौछार की थी, तो उन्होंने देखा था कि कुछ अल्फा किरण रिफ्लेक्ट हो रही हैं, मतलब रिपल्शन कर रही है, टकरा के प्रतिकर्षित हो रही है। मतलब यहाँ हो ना हो, इस पूरे जो चैम्बर है, आपको ये जो स्तर दिखाई दे रहा है अलग अलग, उसमें एक कक्ष है जिसमें इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋण आवेशित है, जिसके कारण अल्फा किरण टकरा रही हैं और निकल जा रही हैं। कुछ अल्फा किरण जाती हैं और शोषित होती हैं, मतलब कि केंद्र में हो ना हो धनावेशित है। तो उन्होंने इस तरीके से अलग अलग अवधारणाएं दी, और अवधारणाओं पे उन्होंने निष्कर्ष भी निकाला उस प्रयोग के हिसाब से। तो रदरफोर्ड के हिसाब से परमाणु की संरचना तो सही हो गई थी। नील बोर ने इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस तरीके से हमारे पास परमाणु की संरचना होती है, जो खोखली होती है, और चारों तरफ एक कक्षक होता है, जिसमें अलग अलग कक्ष होते हैं। उन कक्षों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और केंद्र में धनावेशित होता है, और उदासीन कण भी वहाँ पर पाए जाते हैं। तो उन्होंने अवधारणाएं दी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ गतिशील होता है, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे कक्ष होते हैं इस तरीके से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ गतिशील होता है, घूमता रहता है। ठीक है, वृत्ताकार पथों पर घूमते। इस वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। ध्यान में रखना, देखो, जिसे कक्षक कहते हैं, इस वृत्ताकार पथ को हम क्या कहेंगे, कक्षक कहेंगे। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, छोटे से घर में वो बोल सकते हैं, तो उनके जो घर हैं उनको हम कक्षा कहते हैं या कक्षक। ठीक है, कक्ष कहते हैं, सॉरी, कक्ष। ठीक है, और ये पूरे वृत्ताकार को कक्षक आते हैं। कक्षक में कक्ष होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अभी मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। कक्षा की कोणीय संवेग h/2 पाई के पूर्ण गुणक होता है। ठीक है, तो इस संवेग के बारे में हम कैलकुलेशन मैक्स प्लांक के अनुसार पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। प्रत्येक कक्षा में इतना जान लीजिए कि जितने भी कक्षक हैं उनका जो कोणीय संवेग होता है, उनका मान h/2 पाई होता है। प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा की निश्चित मात्रा संलग्न रहती है। जाहिर सी बात है, इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा है वो एकदम बराबर होगी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की मात्रा बराबर होगी। एक निश्चित मात्रा में ये संलग्न होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का संलग्न होना आवश्यक होता है प्रत्येक कक्षक में। क्लियर हो रहा है? प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉनों का, 2 इलेक्ट्रॉनों का। एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से वामावर्त और दक्षिणावर्त में इस तरीके से उपस्थित होते हैं एक कक्षक में। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का संलग्न होना क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा त्याग कर उच्च ऊर्जा में चली जाती है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन अगर अपना घर को छोड़कर यहाँ आ जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होते हैं, है ना। और उत्सर्जित होने के कारण परमाणु और परमाणु आपस में सहयोग करते हैं और अणु का निर्माण करते हैं, और अणु के निर्माण से फिर हम तत्वों के निर्माण पे जाते हैं। आपको मालूम है, स्टार्टिंग में मैंने समझा दिया था कि कोई भी पदार्थ है ना, कोई भी पदार्थ का निर्माण कैसे होता है,
कोई भी पदार्थ का निर्माण, जैसे हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है, कोशिका से, तो वैसे ही पदार्थ का निर्माण सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है परमाणु। परमाणु के बाद जब परमाणु आपस में सहयोग करते हैं, बंध बनाते हैं, तो अणु का निर्माण करते हैं, और अणु से तत्व बनता है, और तत्व से हमारा क्या बनता है, यौगिक, और यौगिक से हमारे पदार्थ या मिक्सचर का निर्माण होता है, मिश्रण का। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें कहा गया है कि उत्सर्जित होता है। जब ये उत्सर्जित होगा तो उस पूरे परमाणु में, मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु से सहयोग करेगा और तत्व का निर्माण करेगा, और उनमें एक विद्युत आवेश का प्रवाह होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे ये आप लोगों को क्लियर हुआ। नोट्स भी आप लोगों के सामने ही है, चाहो तो आप लोग इसको जिस तरीके से पैटर्न में लिखा है उसी पैटर्न में लिख दे चलो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, जिसमें बोर के सीमाएं हैं। तो देखो, अब हमने ये सभी कुछ पढ़ लिया। एक पॉइंट और है कि ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण लगातार होना क्वांटा या क्वांटम कहलाता है, जिसको हम बंडल कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल इसको क्वांटा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का निकलना, मतलब उनमें क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होना। ठीक है, अब सीमाओं में देखते हैं। तो सीमाएं क्या थी भाई, बोर के परमाणु मॉडल तो सही थे, बहुत हद तक उन्होंने सही बताया। उन्होंने ये चीज़ बताया था कि जो अलग ये केंद्र है, न्यूक्लियस है जहाँ धन आवेशित है, चारों तरफ जो वृत्ताकार है उसकी जो हम गणना करते हैं 1 2 3, अगर इसे 1 बोल रहे हैं तो 1 बराबर के कक्षक। ठीक है, फिर उसके बाद के एल कक्षक, एम कक्षक और एन कक्षक, ये 4 कक्षकों में विभक्त होते हैं। तो ये चीज़ बोर ने बताया था, जो बहुत सटीक था और आज तक हम इसे पढ़ते आ रहे हैं, इनकी विशेषता यही थी। आगे आते हैं सीमाएं में। तो सीमा ये थी कि यह मॉडल स्पेक्ट्रा को नहीं बताता। स्पेक्ट्रा आप इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हो बच्चों, कि जब हम प्रिज्म में प्रकाश पुंज को गुजारते हैं तो वो अलग अलग 7 अलग अलग तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश पुंज में विभक्त हो जाती है, जिसको स्पेक्ट्रा कहा जाता है। ठीक है, तो ये मॉडल क्या नहीं बताता, स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं करता, इसलिए ये लिमिटेशन हो गई, इसकी सीमाएं हो गई। अगला है तत्व के जो स्पेक्ट्रा होते हैं, है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र में जब हम उन्हें लेके जाते हैं तो वो 2 रेखाओं में और विभक्त होते हैं, जिस प्रभाव को हम जिम्मन प्रभाव कहते हैं। ये अलग से प्रश्न आता है, जिम्मन प्रभाव किसे कहते हैं, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, 2 नंबर के हर साल पूछे जाते हैं। तो ये जो जिम्मन प्रभाव की सिद्धांत है उसको बोर के सिद्धांत ने नहीं व्याख्या किया, जिसके कारण इनकी सीमाएं हो गई। और इस सिद्धांत में क्या होता है, बहु इलेक्ट्रॉन के भराव को भी नहीं बताता, कि इलेक्ट्रॉनों का भराव इन कक्षकों में किस प्रकार से होता है, इस चीज़ की व्याख्या नहीं किया, जिसके कारण ये सीमाएं हुई। अब आते हैं, सबसे खराब बात इस मॉडल की ये थी कि ये परमाणु मॉडल को समझाने में असमर्थ हो गया। कि परमाणु की संरचना जैसे रदरफोर्ड ने समझाई, वैसे ही परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के भराव, उनके जिम्मन प्रभाव, इन सभी परमाणु से रिलेटेड सभी बातों को बताने में ये असमर्थ हो गए। तो इनकी सीमाएं ये थी। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें द्रव्य की हम दैहिक प्रकृति को जानेंगे।